हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू ब्लेड लर्नर केटवेल। सो दिस इज आयुष राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, उसका पार्ट थर्ड। राइट। हालांकि इस चैप्टर का नाम भी अब केवल प्लान डेवलपमेंट ही रह गया है और इस चैप्टर का दो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में किस प्रकार से प्लानिंग की शुरुआत करी गई एंड सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था एनडीसी के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राइट। एंड इस साल के सिलेबस के हिसाब से आपको केवल इस चैप्टर से दो टॉपिक पढ़ना है, एनडीसी एंड सेकंड वन इज नीति आयोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसकी जो स्थापना करी गई थी तो उससे वो किस प्रकार डिफरेंट है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए देन आप लोग टेलीग्राम के इस चैनल पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये लिंक भी दे रखा है, या फिर आप ब्लेड लर्नर K12 सर्च करोगे, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, देन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, बहुत सारे बच्चे नहीं करते, देन आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रखा है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग। देखिए, नीति अर्थात योजना। नीति एक संस्कृत वर्ड है, उसका अर्थ होता है योजना। हालांकि ये एक एक्रोनिम है, NITI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका अर्थ ये है। राइट। एंड इसके बारे में आप समझ लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो करी गई थी वो प्लानिंग कमीशन की जगह पे की गई। मतलब क्या? प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, 1950 में इसकी स्थापना करी गई और फाइनली ये 2014 तक ही चला। उसके बाद 2015 से नीति आयोग उसके जगह पे आ गई। मतलब इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा। प्लानिंग कमीशन जिसको काम दिया गया था 5 ईयर प्लान इंडिया में बनाने के लिए एंड इंडिया में लॉन्च करने के लिए, तो उसके जगह पे अब फाइनली ये नीति आयोग काम कर रही है। ठीक। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके बारे में हम लोगों ने एनडीसी एंड प्लानिंग कमीशन के बारे में भी डिस्कस किया था। अच्छा, होता क्या है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब होता है जिसका जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मिलेगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन होने का अर्थ ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बातें आपको नहीं मिलेगी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र है। बट ना प्लानिंग कमीशन, ना एनडीसी, ना ही नीति आयोग, इन सबका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकेंड इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बना हुआ बॉडी होना चाहिए। ठीक है। लेकिन एनडीसी, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, ये तीनों ही नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब क्या? पार्लियामेंट ने इसको नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने कोई कानून पास करके इसको नहीं बनाया है। तो सर ये कैसे बना है? तो देखिए, ये केवल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना। मतलब क्या? यूनियन कैबिनेट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, एक रिजोल्यूशन पास किया और उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन बन गई। तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ इंस्टीट्यूशन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। याद रखिएगा, हैप्पी न्यू ईयर के दिन में 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको याद करने का एक और तरीका हो सकता है। मोदी सरकार पहली बार कब आई थी सत्ता में? 2014 में। और कब? मई में। ठीक है। तो मई में आने के बाद, मई 2014 में आने के बाद उन्होंने प्लान कर रखा था कि प्लानिंग कमीशन को खत्म ही करना है। तो उस साल उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और अगले साल के हैप्पी न्यू ईयर के दिन उन्होंने एक नई इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दी जिसका नाम है नीति आयोग। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और ये रिजोल्यूशन से बना, यूनियन कैबिनेट के रिजोल्यूशन से। राइट। अब हम लोग नीति आयोग के कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि नीति आयोग में कौन कौन लोग होते हैं। तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये वापस से एक्स ऑफिशियो होते हैं। मतलब क्या हो गया कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होने का यही हुआ अर्थ कि इनके लिए कोई अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। राइट, ऑटोमेटिकली। तो पदेन अध्यक्ष होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इसके एक वाइस चेयरपर्सन होंगे। वाइस चेयरपर्सन को पीएम साहब नॉमिनेट करते हैं और अभी कौन है ये भी आप याद रखिएगा, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, राजीव कुमार। ठीक है। अभी कौन है वाइस चेयरपर्सन? राजीव कुमार। ठीक है। प्रोमिनेंट एक इकोनॉमिस्ट है और उनको बनाया गया वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। देन उनके नीचे एक सीईओ होते हैं। ये कौन है? इनका नाम भी याद रखिएगा, ये है अमिताभ कांत। ये अमिताभ कांत साहब है, ये भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इनको भी प्रधानमंत्री ने सीईओ नॉमिनेट कर रखा है नीति आयोग के। और कौन लोग होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है। ये अब डिपेंड करता है, इनका नंबर वैरी कर सकता है। ये अब डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री किनको फुल टाइम मेंबर बनाते हैं नीति आयोग का। तो फुल टाइम मेंबर होते हैं। नेक्स्ट, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। वो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। ठीक है। ये मैक्सिमम 2 हो सकते हैं जिनको रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन सबसे उनको बुलाया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से या किसी बड़े यूनिवर्सिटी से उनको इन्वाइट किया जाता है, उनको यहाँ पर पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर जगह दी जाती है। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट होते हैं एक्स ऑफिसर मेंबर्स। ये मैक्सिमम 4 हो सकते हैं और ये कहाँ से आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो केंद्रीय
मंत्रिमंडल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसमें से प्रधानमंत्री साहब क्या करेंगे, मैक्सिमम 4 व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं एज एक्स ऑफिसर मेंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने ले लिया, होम मिनिस्टर को उन्होंने ले लिया, राइट। तो ऐसे ही वो चुन सकते हैं कि आप आ जाओ नीति आयोग के वे मेंबर आप बन जाओ। तो ये तो ऐसे कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 4, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं, तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं एंड यूटीज हैं, राइट, वहाँ के रिस्पेक्टिव सीएम्स, या फिर अगर वो यूनियन टेरिटरीज है देन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सो ऑन, राइट। तो जितने भी स्टेट है वहाँ के सीएम, एंड आपको पता होगा कि दिल्ली एंड पुडुचेरी वो दोनों जगह एक यूटी होने के बावजूद भी वहाँ पर सीएम है, ठीक है। दिल्ली में सीएम होते हैं और पुडुचेरी में भी सीएम होते हैं, हालांकि ये दोनों ही यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो ये लोग भी मेंबर होते हैं। एंड बाकी जैसे चंडीगढ़ हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो इन सब जगहों से जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनको भी इसका मेंबर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, रीजनल काउंसिल। देखिए रीजनल काउंसिल जो होता है ना, ये टेम्पररी बेसिस के लिए बनाया जाता है। मतलब क्या, ये स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए होता है केवल। गवर्निंग काउंसिल ये परमानेंट होता है, ये हमेशा होगा ही, बट रीजनल काउंसिल ये टेम्पररी बेसिस के लिए बनाए जाते हैं। और ये बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि किसी, मान लीजिए किसी एरिया विशेष के लिए, किसी एरिया विशेष के लिए कुछ स्पेसिफिक इशू होंगे या फिर उनके कुछ ग्रीवांसेस होंगे, उनके लिए स्पेशली बनाया जाता है, राइट। और इसके मेंबर कौन होंगे, तो जो भी उन रीजन से, उस क्षेत्र से संबंधित सीएम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, उनको इसका मेंबर बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि हिमालयन स्टेट है, अब हिमालयन एरिया में या उस क्षेत्र में विकास करने के लिए नीति आयोग ने सोचा कि कुछ काम करना है, ठीक है, या फिर कोई इशू होगा, तो फिर क्या होगा कि हिमालयन जो भी स्टेट होंगे, हिमालय से भी लगे हुए जो भी स्टेट्स होंगे, उन ही सीएम्स को या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसका मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। कारण क्या है कि हिमालयन स्टेट में आपको डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया, किसी रीजन विशेष के लिए, या फिर आप मान सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर रीजनल काउंसिल बनाया गया तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को उसमें शामिल कर लिया जाएगा, और वहाँ के सीएम या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको उनमें शामिल किया जाएगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर तो नहीं होते, बट सीएम्स को वहाँ पे ले जाया जाएगा और इसका मेंबर बनाया जाएगा, ठीक। तो ये रीजनल काउंसिल हो गया। इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट को, बहुत सारे स्पेशलिस्ट को, प्रैक्टिशनर को, जो भी जिस भी फील्ड के, मान लीजिए एग्रीकल्चर हैं, इकोनॉमिक्स हैं, मनी एंड बैंकिंग, या अलग अलग फील्ड्स के लोगों को इसमें इन्वाइट किया जाता है कि आप आओ नीति आयोग के मेंबर बनो, ठीक है। क्यों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि नीति आयोग एक थिंक टैंक के तौर पर काम करता है, राइट। डिफरेंस क्या है नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन के बीच में, डिफरेंस देख लेते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन इंडिया में एग्जिस्ट करती थी एंड उसके बाद नीति आयोग को बना दिया गया, प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग की स्थापना करी गई। तो आखिर कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में एक सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों के ही चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों के ही चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, पीएम साहब अपॉइंट करेंगे नीति आयोग में, और प्लानिंग कमीशन में कौन होते थे, डेप्यूटी चेयरमैन होते थे, जिनको कैबिनेट रैंक दी जाती थी, ठीक। नेक्स्ट गवर्निंग काउंसिल। तो देखिए गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग में सीएम्स रहेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहेंगे। प्लानिंग कमीशन में यही गवर्निंग काउंसिल का काम कौन कर देता था, एनडीसी, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके पहले देख लें उसको, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। प्लानिंग कमीशन में गवर्निंग काउंसिल के रूप में कौन काम करता था, एनडीसी। इसलिए आज के समय में एनडीसी की कोई मीटिंग नहीं होती, उसका जो अस्तित्व है वही खतरे में, क्योंकि उसकी रेलिवेंसी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके जगह पे तो सीएम और एलजी तो ले ही आ ना आप। प्लानिंग कमीशन में एनडीसी की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन एनडीसी में था, इसलिए एनडीसी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर नीति आयोग में तो डायरेक्टली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए यहाँ पर एनडीसी की जरूरत नहीं पड़ती। मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो उनको सीईओ के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप जानते हो नीति आयोग में एक सीईओ है, अभी अमिताभ कांत जी है, वो है, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, ठीक। प्लानिंग कमीशन में सेक्रेटरीज होंगे, मेंबर सेक्रेटरीज होंगे, जिनको यूजुअल प्रोसेस के थ्रू, जैसे यूपीएससी से जो निकल के आते हैं आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो इसके थ्रू बनते हैं, प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरीज बनते हैं, ठीक। पार्ट टाइम मेंबर्स, तो देखिए यहाँ पर पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। प्लानिंग कमीशन में ऐसा पार्ट टाइम मेंबर का कोई सिस्टम नहीं था, ये डिफरेंस है। फुल टाइम मेंबर की अगर बात करें तो देखिए फुल टाइम मेंबर नीति आयोग में होते हैं और प्लानिंग कमीशन में भी होते थे। प्लानिंग कमीशन जो लास्ट प्लानिंग कमीशन था उसमें 8 फुल टाइम मेंबर्स थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर होंगे, लेकिन इनका नंबर वैरी करते रहता है, और ये प्लानिंग कमीशन से छोटा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि नीति आयोग ने क्यों प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। आखिर प्लानिंग कमीशन में ऐसी क्या चीजें थी
जिसके जगह पे नीति आयोग को लाने की आवश्यकता पड़ गई? पहला इसका जवाब, नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, एक फोरम के रूप में काम करता है। वहीं प्लानिंग कमीशन केवल 5 ईयर प्लान बनाती थी, केवल यही डिसाइड करती थी कि उन प्लान को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का किस प्रकार से एलोकेशन हो। जबकि नीति आयोग एक थिंक टैंक मतलब क्या? सरकार का दिमाग, सरकार के दिमाग के रूप में काम करेगी। सरकार के लिए प्लानिंग तो बनाएगी, साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए, अलग अलग डोमेन में आगे एक्सपैंड करने के लिए, भविष्य के आने वाली चुनौतियों को देखते हुए आगे के निर्णय लेना, आगे की प्लानिंग करना, ये सारा काम नीति आयोग करेगी। बट प्लानिंग कमीशन का क्या था? केवल 5 ईयर प्लान बनाओ एंड उस प्लान को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का सही तरीके से एलोकेशन हो, केवल इतना देखना, राइट। नेक्स्ट, कंपोजिशन जो नीति आयोग का है ना, वो ज्यादा इंक्लूसिव है। ज्यादा इंक्लूसिव होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है काफी ज्यादा। प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको एनडीसी में मिलता था, राइट, इसलिए एनडीसी की जरूरत थी यहाँ पे। लेकिन नीति आयोग में स्टेट्स को ही रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। वैसे आपको एक अंदर की बात बताता हूं, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको प्लानिंग कमीशन से बहुत सारी दिक्कतें होती थी, काफी ज्यादा वो प्लान लेके जाते थे, काफी सारी चीजें डिमांड करते थे वो प्लानिंग कमीशन से, लेकिन प्लानिंग कमीशन उनका सुनता ही नहीं था। तो मोदी जी ने सोच रखा था गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही कि इनमें बहुत सारी खामियां हैं, और आते ही उन्होंने पहले ही साल में उन्होंने क्या किया? प्लानिंग कमीशन को हटा ही दिया, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स का ज्यादा सुना नहीं जाता था, स्टेट्स के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता था प्लानिंग कमीशन। जबकि नीति आयोग को ज्यादा इंक्लूसिव रखा गया है। नीति आयोग को के बारे में कहा ही जाता है कि ये क्यों एस्टैब्लिश किया गया है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस वर्ड को आप मेंशन करिएगा एग्जाम में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है कि फेडरलिज्म के बारे में आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10 में। फेडरलिज्म मतलब होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर आप डिवाइड कर दो सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और उस फेडरलिज्म को, डिवीजन ऑफ पावर को कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए। पावर का डिवीजन तो हो ही, लेकिन कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़े। इंडिया में फेडरलिज्म है, बिल्कुल है, बट उसको कोऑपरेशन से आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग एक बहुत अच्छा काम करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, राइट। नेक्स्ट, अप्रोच में भी डिफरेंस था। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पे काम करती है, वही प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच पे काम करती है। इसका अर्थ ये हो गया कि प्लानिंग कमीशन कैसे काम करती थी? एक 5 ईयर प्लान बना दिया पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए यही प्लान रहेगा, इसी के हिसाब से काम होगा। ये क्या हो गया? टॉप डाउन अप्रोच। मतलब क्या? वन साइज फिट्स ऑल प्लान, एक ही प्लान बना दो पूरे इंडिया के लिए, वही प्लान काम करेगा। बट प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो नीति आयोग बना, उसने क्या किया? बॉटम अप अप्रोच। मतलब क्या? स्टेट्स को सुनो, स्टेट्स की बातों को सुनो। जो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स है, उनकी बातों को सुनो, उनसे पता करो कि आपके क्या ग्रीवांसेस है। अगर उनके कुछ स्पेसिफिक जरूरत है तो उनके लिए रीजनल काउंसिल भी काम कर रही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग रीजनल काउंसिल बना दिया, हिमालयन स्टेट के लिए अलग रीजनल काउंसिल बना दिया, या फिर अलग अलग जगहों के लिए चीजें अलग अलग हो सकती है। मतलब स्टेट्स अगर मजबूत होंगे ना, तो इंडिया भी मजबूत होगा। ये अप्रोच लेके चलती है नीति आयोग। तो ये चीज है। मतलब क्या हो गया? नीति आयोग ये मानती है कि स्टेट से ही देश बनता है। स्टेट्स की सुनो, स्टेट्स क्या चाहते हैं, उनकी बातों को आगे आप ध्यान में रख के तब आप चीजें डिसाइड करो। ये है नीति आयोग का अप्रोच, राइट। नेक्स्ट चीज जो कि मैंने आपको बता भी रखा है कि प्लानिंग कमीशन का जो रूल था ना, वो केवल पॉलिसी बनाना था, कि ब्रॉड पॉलिसी बना दिया और उस कैपेसिटी में आप एडवाइस करते रहो, केवल सरकार को एडवाइस करते रहो कि सरकार ऐसे ऐसे करो आप, राइट। लेकिन नीति आयोग क्या करती है? ये एलोकेशन तो करती है, पॉलिसी तो बनाती है, साथ ही साथ स्टेट से भी बात करती है, स्टेट्स को भी रिसोर्सेज एलोकेट करती है उनके नीड के हिसाब से। जिस स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज दे दो, जिस स्टेट को कम ज़रूरत है उसको कम रिसोर्सेज शेयर करो। मतलब क्या? सबको दुलार प्यार से आगे बढ़ाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्रोच कौन सा है? बॉटम अप अप्रोच, ठीक। नेक्स्ट, स्टेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम हुआ करता था। कहाँ पर? प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। क्योंकि स्टेट्स कैसे उसमें इन्वॉल्व होती थी? एनडीसी के थ्रू। जैसा मैंने आपको बताया, प्लानिंग कमीशन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था स्टेट का, स्टेट्स एनडीसी के थ्रू प्लानिंग कमीशन में इन्वॉल्व होती थी। एनडीसी का पार्ट थी स्टेट और उसके थ्रू प्लानिंग कमीशन में इन्वॉल्व हुआ करती थी। लेकिन नीति आयोग में तो डायरेक्टली स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली स्टेट्स अपनी बातें रख सकती हैं। स्टेट के सीएम्स हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपनी बातों को खुद से रख सकते हैं, अपने नीड्स को खुद से रख सकते हैं एक जगह पे, एक फोरम में, राइट। तो नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक, एक फोरम का काम करती है जहां पर हर एक स्टेट आते हैं, अपने अपने नीड्स के हिसाब से चीजों को आगे रखते हैं और सरकार उस हिसाब से काम करती है। बॉटम अप अप्रोच, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब ऐसे वर्ड है ना जो आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या? नीति आयोग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव,
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाना, मैंने आपको बता ही रखा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना ताकि स्टेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से हो सके, ज़्यादा हो सके, राइट। नेक्स्ट, विलेज लेवल के प्लान्स को भी फॉर्मुलेट करना, मतलब विलेज लेवल से बढ़ो, फिर सिटी लेवल पे, फिर आप बात करो स्टेट लेवल की, एंड देन नेशनल लेवल की। मतलब क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच, नीचे से शुरू करो, ऐसे छोटे 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 स्टेजेस वाइज आप डेवलपमेंट करो, उनकी बातों को भी सुनो। ऐसा नहीं कि आपने एक प्लान बना दिया और पूरे देश में सभी जगह पे अप्लाई कर दिए, सर ऐसा होता ही नहीं। हाथ की 5 उंगलियां ही एक जैसी नहीं होती, तो एक प्लान सभी लोगों के लिए काम कैसे करेगा, राइट। सभी जगह के ग्रीवांसेस अलग होते हैं, इशूज अलग होते हैं, राइट। या फिर घर में 5 बच्चे हैं, अब एक सब्जी बना दो, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो वही चीज़ है, प्लान आप एक जैसा कैसे बना सकते हो, राइट। इसलिए प्लानिंग कमीशन को इस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट है कि उन सेक्शन के लिए, समाज के उन सेक्शन के लिए ज़्यादा ध्यान दो जिनको हो सकता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा ना पहुंचे। मे बी अंत्योदय जो एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है सरकार के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि SC ST, या फिर सुदूर क्षेत्र में, या फिर कहीं पर मान लीजिए कि बाढ़ग्रस्त इलाका है, या फिर कहीं अकालग्रस्त इलाका है, तो उन सब एरियाज में वहाँ पर शायद उनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, तो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आदिवासी हो गए, या किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ तक रीच पहुँचा ही नहीं। अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा अभी तक नहीं पहुँचा है, उन एरियाज तक ज़्यादा ध्यान देना, ये भी एक मकसद है नीति आयोग का। नेक्स्ट क्या कि जो भी नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक है, वर्ल्ड के बहुत सारे थिंक टैंक होते हैं, बहुत सारे थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंडिया के भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, तो उन सबसे कोलैबोरेट करना, उनसे पार्टनरशिप करना और नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, राइट। ये भी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना, इंडिया में उस तरीके की चीज़ों को डेवलप करना ताकि यहाँ पर नॉलेज ज़्यादा फोस्टर हो सके, इनोवेशन बढ़ सके, एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया में डेवलप हो सके। इसके लिए बहुत सारे काम करे नीति आयोग। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड करके नीति आयोग का ही एक प्रोग्राम है। मतलब क्या हो गया, एक कार्ड रहेगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे कार्ड होते हैं, ATM कार्ड अलग होता है, उसमें फिर डेबिट कार्ड अलग, क्रेडिट कार्ड अलग हो गया, फिर मेट्रो के लिए कार्ड अलग होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास कार्ड्स रखे होते हैं। मतलब क्या हुआ, अब नीति आयोग इसके लिए काम करे कि एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड होगा और उस कार्ड से हम लोग ATM में भी जा सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हैं, मेट्रो में भी चल सकते हैं, बस में भी पैसे पे कर सकते हैं, कहीं और जाना हो वहाँ पे भी चीज़ें कर सकते हैं, कहीं और पे करना होगा वहाँ पर भी ये कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, एक कार्ड के माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मतलब एक कार्ड से ही सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब एरियाज में भी काम करिए नीति आयोग। तो देख रहे हो आप कि मतलब क्या, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस हो रहा है उनका, कैपेसिटी बिल्डिंग में, इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी गोल है नीति आयोग का। नेक्स्ट है कि स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिजाइन करना। मतलब क्या हो गया, जो 5 ईयर प्लान बनते थे वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, नाम से ही लग रहा है 5 ईयर प्लान, 5 साल के लिए बनते थे। लेकिन अब नीति आयोग लॉन्ग टर्म डिजाइन करती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिजाइन करती है और उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है, ठीक है। साथ ही साथ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है, जो भी लोग लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए एजुकेशन में डेवलप करना है कुछ चीज़, ठीक है, एजुकेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उसमें आपको बेहतर बनाना है इंडिया को, तो क्या हुआ, उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स लगे हुए हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना, ठीक है। जैसे स्कूल्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, उन सब चीज़ों को डेवलप करना, इंडिया में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी डेवलप करना है तो उसके लिए काम करना, ये सब, ठीक है। फिर लोगों में जो इनोवेशन के नए नए तरीके होते हैं, बच्चों में या जो यंग है उनमें, तो उन सब चीज़ों के लिए अटल इनोवेशन लैब और भी नए नए प्रोजेक्ट खुलाना, ये सब काम नीति आयोग का है, जिसमें से कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ करंट इनिशिएटिव क्या क्या है नीति आयोग की। तो देखिए, नीति आयोग ने हाल ही में 15 ईयर प्लान आगे बढ़ा है, ठीक है, 15 ईयर प्लान, 7 ईयर विजन। देखिए होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ 15 ईयर प्लान के बारे में, कि आपको पता होगा कि एक हम लोग MDG पे काम कर रहे थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे थे, जिसका टाइम पीरियड था 2015 तक। कुछ टारगेट सेट करके रखा था वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज ने, ठीक है, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, उन लोगों ने 2015 के लिए एक टारगेट सेट करके रखा था कि हम लोग ये टारगेट अचीव करेंगे टिल 2015 तक हम लोगों को कर लेना है। लेकिन ये उतने टारगेट अचीव नहीं हो पाए और ये थोड़ा सा आप कह सकते हो उतना ज़्यादा सही नहीं था, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। उसके बाद हम लोग MDG से आगे बढ़े और अब हो गया SDG, ठीक है, 2015 तो बीत गया। अब उसके बाद फिर SDG पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, मतलब यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर स्टेट है उन लोगों ने SDG को साइन कर रखा है कि SDG मतलब क्या हो गया, 2030 तक का टारगेट रखा गया है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा कि 2030 तक हम लोग कुछ टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है। तो उसी को लेके इंडिया ने भी 15 ईयर प्लान बना रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, पहले 5-5 साल के लिए प्लान बनाते थे ना, अब नीति आयोग ने लॉन्ग टर्म के प्लान बनाने शुरू कर दिए। तो 15 साल का रोड मैप भी तैयार किया कि किस प्रकार से SDG के जो एरियाज हैं उनमें
डेवलपमेंट हो सके, उनको अचीव किया जा सके। फिर 7 ईयर विजन करके भी नीति आयोग का एक प्रोग्राम है। फिर अटल मिशन फॉर रेजुनेवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करके अमृत प्लान है, ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। मतलब जो अर्बन एरिया है, शहरी इलाके, उसमें किस प्रकार डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए काम कर रही है नीति आयोग। देन डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, ये सब नीति आयोग के कुछ रिसेंट एंड करंट इनिशिएटिव्स हैं। फिर जैसा मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 2018 से 2022 के लिए उन्होंने साइन कर रखा है। फिर इसमें पॉवर्टी एलिवेशन, अर्बनाइजेशन, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, जेंडर इक्वालिटी, यूथ डेवलपमेंट, इन सब एरियाज में नीति आयोग काम कर रही है, राइट। सो आई होप कि ये लेसन आपके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा। मतलब इसका अगर नोट्स बना लेते हो आप, देन आपको कोई और मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं आ सकते नीति आयोग से रिलेटेड, राइट। तो अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप या तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो देन आपको लिंक में वो नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, राइट। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।